अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहान है और ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाक़या मेरी छोटी बहन लाइबा के साथ हुआ था। एक ऐसी बात जो आज भी सोचूं तो डर का माहौल मेरे जिस्म में उतर जाता है। ये 2016 की बात है, जब हम लाहौर के एक पुराने इलाके में नए रेंटेड घर में शिफ्ट हुए थे। ये इलाका पुराना था, तंग गलियाँ, उजड़ी हुई दीवारें और हर तरफ एक अजीब सी पुरानी सी बदबू। घर भी पुराना था लेकिन इसका एक अलग ही अंदाज था। ऊंची छतें थी, बड़े दरवाजे और लकड़ी की पुरानी खिड़कियाँ जो नज़र आती ही पुरानी कहानी का हिस्सा लगती थी। मकान मालिक ने हमें घर दिखाया, हर चीज़ समझाई, मगर एक बात जो मुझे तब इतनी अजीब नहीं लगी थी वो ये थी कि एक आखिरी कमरा जो घर के बैक साइड पर था हमेशा लॉक रहता था। मकान मालिक ने बहुत सख्ती से कहा था, इस कमरे को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमने पूछा क्यों, तो उसका सिर्फ एक ही हल्का सा जवाब था, पुराना स्टोर है, बस बेकार का सामान भरा हुआ है उधर। उसकी आंखों में लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। मुझे तब कुछ फील नहीं हुआ, बस सिर हिला दिया और हमने भी ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि ये हमारे लिए सिर्फ एक रेंटेड हाउस था। लेकिन घर में रहने के कुछ दिनों बाद एक अजीब सी बात महसूस होने लगी। जब भी हम इस बंद कमरे के पास जाते, दिल एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता, जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे कोई दीवार के उस पार से हमें देख रहा हो। कभी कभी रात के सुकून में जब हर चीज़ खामोश होती थी, लाइबा के कहने के मुताबिक उसे उसके कमरे के अंदर कोई हल्की सी आवाज़ करता महसूस होता था, जैसे कोई धीरे से सरक रहा हो या फिर हवा में कोई हल्की सी सरगोशी हो रही हो। एक बार मैंने भी देखा था, दरवाजे के नीचे से हल्की सी परछाई, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो, पर मैंने अपने दिल को समझाया कि शायद मेरा वहम होगा। फिर एक दिन माँ ने लाइबा को कहा, बेटा छत पे से सूखे कपड़े ले आना। लाइबा बिना कुछ कहे ऊपर चली गई। जब वो वापस आई तो उसका चेहरा सफ़ेद था, जैसे उसका खून सूख गया हो। उसने बिना किसी से आंख मिलाए चुपचाप मेरे पास आके बैठ गई। भाई, उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे उसके गलों में लफ्ज़ों का बोझ अटक गया हो। मुझे नीचे आते वक्त उस कमरे के सामने से गुजरना पड़ा और मुझे अपनी कमर पे किसी के सांस लेने का एहसास हुआ, बहुत करीब, इतना कि मेरी गर्दन से हल्की सी गर्मी तक महसूस होने लगी, जैसे कि कोई बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आ रहा हो और उसकी सांस मुझे महसूस हो रही हो। उस रात घर में अजीब चीज़ें होने लगी। हवा बंद थी लेकिन उस बंद कमरे के दरवाज़ा धीरे धीरे एक छोटी सी खिड़की की तरह हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो या फिर कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। हम सब अपने अपने कमरों में थे, लेकिन महसूस हो रहा था कि घर की हवा बदल रही है। फिर रात के बीच एक अचानक चीख गूंजी, लाइबा की। हम सब भागते हुए उसके कमरे की तरफ गए। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि लाइबा एक कोने में चिपकी हुई थी। उसकी सांस तेज़ हो रही थी, आंखें फट चुकी थीं और वो इतनी ज़ोरों से कांप रही थी कि उसका पूरा जिस्म हिल रहा था। मुझे कोई देख रहा है, वो फिर से चीखी। उसकी आवाज़ टूट रही थी, वो यहाँ है भाई, वो यहीं है। मुझे उसके डर का एहसास हो रहा था, लेकिन उस वक्त एक और चीज़ हुई जो मुझे उस रात ज़िंदगी भर के लिए याद रह गई। उस रात घर में एक अजीब सा सुकून था, खामोशी जो एक अजीब बेचैनी भी साथ ला रही थी। माँ और अब्बू किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे और सिर्फ मैं और लाइबा घर में थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी लाइबा के कमरे से आ रही थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे और मैं बस अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था जब अचानक एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कोई पूरी ताकत से किसी बंद दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से मार रहा हो। मुझे फ़ौरन समझ आ गया कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, वही बंद कमरा। दिल एकदम से तेज़ धड़कने लगा, जैसे सीधा गले तक आ गया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या मैं चुपचाप बिस्तर में चिपक जाऊं या जाके देखूं कि अंदर क्या हो रहा है। पर क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया।
मैंने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जितना करीब जाता उतनी हवा भारी महसूस होती। दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। जैसे ही मैं उस दरवाजे के सामने पहुंचा, देखा कि दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो या फिर कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर और क्यूरियोसिटी के बीच एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी। मैंने ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया और जो देखा, मेरी सारी हिम्मत ख़त्म हो गई उसको देखकर। कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू थी, जैसे कोई चीज़ बहुत पुरानी हो और वक्त के साथ साथ सड़ने लग गई हो। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि मुझे साफ महसूस हो रहा था कि यहाँ कोई और भी है। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी कमरे के अंदर मारी। दीवारों पर गहरे स्याह दाग थे, ज़मीन पर पुराने कपड़े और फर्नीचर पड़ा हुआ था। लेकिन फिर मेरी टॉर्च एक कोने में रुकी। वहाँ एक औरत बैठी थी, या कह लो कि औरत का एक साया। मैं नहीं जानता वो क्या था, बिल्कुल मुर्दा जैसी। उसके कपड़े पूरे फटे हुए थे, बाल लंबे और बिखरे हुए, सिर नीचे झुका हुआ था। और सबसे डरावनी चीज़ थी उसकी आंखें, लंबी काली अजीब सी, जैसे अंधेरे में और भी गहरी हो गई हो। मैं जैसे ही उसके करीब गया, उसके सांस लेने की आवाज़ और तेज़ होने लगी, एक अजीब सी घरघरी आवाज़। मैंने अपनी टॉर्च सीधा उसके चेहरे पे मारी और तब जो देखा, मेरा दिमाग जाम हो गया। उसके होंठ एक अजीब सी मुस्कुराहट में खिंच गए, एक ऐसी मुस्कुराहट जो इंसानी नहीं लग रही थी। धीरे धीरे उसका मुंह खुलने लगा, पहले नॉर्मल, फिर और बड़ा, फिर इतना बड़ा कि जैसे पूरा चेहरा फट जाएगा। ये इंसानी मुंह नहीं था, ये कुछ और था, कोई और चीज़। मेरे पैर एक जगह जम गए थे, मैं हिल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, जैसे मुझे खींचने वाली हो, तभी लाइबा जोर से चीखी, भाई भागो। मुझे जैसे होश आ गया हो। मैं फौरन पीछे हटा और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर से एक तेज़ चीख की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई गुस्सा हो रहा हो या दुख में चीख रहा हो। सुबह तक हम दोनों एक पल भी सो नहीं पाए। जैसे ही मम्मा और बाबा आए, हमने उनको ये सब बताया। माँ तो सुनते ही बेचैन हो गई और अब्बू ने फ़ौरन मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक जैसे ही घर आया, उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई राज खुल गया हो। वो धीरे से बोला, वो मेरी बहन थी, पागल हो गई थी, इस कमरे में बंद रखते थे, एक दिन मर गई। उसके लफ्ज़ों में एक अजीब सी थकान थी, जैसे ये बात कहना भी एक दुख हो। उस दिन के बाद हमने एक पल भी उस घर में नहीं रहने का सोचा, बस जो मिला उठाया और फ़ौरन घर छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब कभी अकेला होता हूँ या जब कोई अंधेरे कमरे को देखता हूँ, तो एक अजीब सा एहसास होता है, कोई दीवार के उस पार से मुझे देख रहा हो। मुझे आज भी उस औरत का चेहरा याद है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है और ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ एक साल के अंदर ही हुए। 2005 में मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना शुरू किया और मुझे लाहौर के इकबाल हॉल में एक कमरा मिला। ये एक पुराना 3 मंजिला हॉस्टल था जो शायद बहुत पुराना बना हुआ था और अब तक तो काफ़ी पुराना हो चुका था। मेरा कमरा एक आम हॉस्टल रूम जैसा ही था, छोटी सी जगह, सिंपल दीवारें और बस एक साल के लिए मेरा घर। मैंने अपनी नई यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी में जल्दी से अपने आप को ढाल लिया। क्लासेस, स्पोर्ट्स, दोस्तों के साथ घूमना और हॉस्टल की रोज़ की ज़िंदगी। मेरा रूममेट अली एक बहुत शर्मीला लड़का था जो ज़्यादातर अपने लैपटॉप पर गेम खेलता या क्रिकेट के मैच देखता, लेकिन वो बहुत होमसिक था, इसलिए ज़्यादातर घर चला जाता था वो। इस वजह से मुझे अकेले रहने का काफ़ी मौका मिलता था। एक दिन जब मैं अपने लैपटॉप पर असाइनमेंट लिख रहा था,
अचानक मुझे मेरे पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसी वक्त टीवी खुद से चलने लग गया। मुझे अजीब सा लगा, मगर मैंने सोचा शायद मैं ही रिमोट दबा बैठा हूँ। हालांकि रिमोट तो मेरे बिस्तर पर पड़ा हुआ था। कभी कभी रात को मेरे कमरे की खिड़की पर हल्की हल्की दस्तक होती, लेकिन जब देखता तो वहाँ कोई नहीं होता था। कभी मेरी दरवाज़ा खुला होता और फिर अचानक ज़ोर से बंद हो जाता, जैसे कोई ज़ोर से धक्का दे रहा हो। एक रोज़ जब मैं क्लासेस से वापस आया तो देखा कि मेरा रेडियो ऑन है, जबकि मुझे याद था कि मैंने सुबह निकलने से पहले इसे बंद किया था। मेरी एक टोपी जो एक हफ्ते से खो गई थी वो अचानक से मेरे लैपटॉप के ऊपर मिल गई। कभी कभी मुझे कमरे में किसी अनजान परफ्यूम की बहुत तेज़ खुशबू महसूस होती थी, जबकि ना मैं परफ्यूम लगाता था और ना ही अली ज़्यादा हॉस्टल में होता था। हर बार जब कुछ अजीब होता मैं उसे कोई ना कोई लॉजिक देकर समझने की कोशिश करता, लेकिन वक्त के साथ ये सब समझना मुश्किल होता गया। सबसे अजीब वाक़या तब हुआ जब एक रात अली और मैं अपने कमरे में क्रिकेट का मैच देख रहे थे। अचानक माइक्रोवेव बिना किसी वजह से चल गया। 5 सेकंड तक चलता रहा, फिर बंद हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर बिना कुछ कहे फिर से मैच देखने लग गए। अगले दिन अली अपनी क्लासेस मिस करके सीधा घर चला गया। सेमेस्टर के आखिरी दिनों में अली ने यूनिवर्सिटी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। मुझे इस बात की कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पहले से अंदाज़ा था कि वो यहाँ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है। फाइनल्स के बाद अली जब जा रहा था मैंने उसकी मदद की। उसका सामान कार तक ले जा रहा था और उसी वक्त तकरीबन मेरी फैमिली भी मुझे लेने आने वाली थी, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं थी। जब सब कुछ पैक हो गया अली ने मुझे घबराई नज़र से देखा और कहा, मुझे समझ नहीं आता तुम इस कमरे में कैसे रहते हो। तुम्हें पता है ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं। मैंने गहरी सांस ली और सर हिला दिया। हाँ मुझे पता है, पर मैं ठीक हूँ। हमने हाथ मिलाया और फिर मैंने हमेशा के लिए अली को हॉस्टल से खैर बात कह दिया। विंटर ब्रेक के दौरान मैंने अपने आप को ये समझा लिया कि ये सब सिर्फ मेरी सोच का नतीजा है। अगले सेमेस्टर जनवरी 2006 मुझे एक नया रूममेट मिला, उस्मान, जो यूनिवर्सिटी के फुटबॉल टीम का एक नया प्लेयर भी था। उस्मान एक अच्छा लड़का था, मगर हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। एक हफ्ते के अंदर ही उस्मान ने बिना कुछ कहे दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर लिया। जब मैं एक दिन क्लासेस से वापस आया तो उसका सारा सामान गायब था। जब उस्मान गया तो वही सारी अजीब चीज़ें फिर से शुरू हो गई, मगर मुझे अकेले रहने का मज़ा आने लगा, इसलिए मैंने ये सब बर्दाश्त करना शुरू कर दिया। कभी मेरी कोई चीज़ अपनी जगह से हट जाती, कभी रात को मुझे ऊपर वाले बिस्तर से आवाज़ आती जबकि वो बिल्कुल खाली होता था। फिर अप्रैल 2006 में एक रात मैं एक पार्टी से बहुत ज़्यादा थका आ रहा हालत में वापस आया। मेरे दोस्त फैसल और रेहान मुझे उठाकर हॉस्टल छोड़ गए। जब मुझे बिस्तर पर डाल दिया गया तो मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि मैं कितना बेहोश हूँ। रात के बीच मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे चेहरे पर पानी फेंका। जब आंखें खुली तो एक अजीब शख्स सामने खड़ा हुआ था। एक लंबा मजबूत जिस्म और भूरा रंग उसका। वो चीख कर बोला, आग लग गई है, भाग जाओ यहाँ से। मैं होश में नहीं था, मगर किसी तरह मोबाइल उठाया और हॉस्टल से भागकर बाहर निकल आया। जब मैं पार्किंग लॉट तक पहुंचा तो उस आदमी को फिर ढूंढा, लेकिन वो लोगों में कहीं खो चुका था। हॉस्टल में सच में आग लग चुकी थी। किसी ने दूसरी मंजिल के कॉमन एरिया में पटाखे जला दिए थे जो एक छोटी आग का सबब बने। हॉस्टल को रिपेयर होने में 2 हफ्ते लगे। जब मैं हॉस्टल वापस आया तो अगली कुछ हफ्तों तक कोई अजीब चीज़ें नहीं हुई, लेकिन एक दिन मैंने फैसला किया कि मुझे उस शख्स के बारे में जानना चाहिए जो मुझे बचा कर ले गया था। मैंने लाइब्रेरी में जाकर हॉस्टल की पुरानी हिस्ट्री ढूंढनी शुरू कर दी। एक दिन मेरे ड्रामा क्लास के दोस्त जुन्नेद ने मुझे देखा और कहा, तुम्हें पता है ना कि 80s में यहाँ एक लड़का मरा था।
मुझे बहुत हैरानी हुई। जुनेद ने बताया कि अप्रैल 1986 में कुछ लड़कों ने हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर धुएं वाले बॉम्ब फेंक दिए थे जो एक असली आग में बदल गए थे। एक तालिब इल्म जो पहली मंजिल पर था धुएं की वजह से मर गया। उसे सांस की प्रॉब्लम थी। मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और मैंने 1986 का ईयरबुक निकलवाया। जब मैं उसे देख रहा था तो एक जगह रुक गया। एक यादगार पेज बना हुआ था जिसमें उस मरने वाले लड़के की तस्वीर भी थी। काशिफ वसीम, 15 अगस्त 1967, 6 अप्रैल एंड 1986। मेरी रगों में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तस्वीर में जो मुस्कुराता हुआ लड़का था वो बिल्कुल वही शख्स था जो मुझे उस रात आग लगाने पर जगाने आया था। हमेशा कोई ना कोई वजह होती है डरने की। उसी ने मेरी जान बचाई थी और वही मेरे रूम में मेरे साथ रह रहा था। जब मैंने थोड़ा और पढ़ा तो उसका भी वही रूम नंबर था जिसमें मैं रह रहा था। ये था मेरा वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है। मेरा और मेरे कज़न का घर एक दूसरे से बहुत करीब है, पाकिस्तान में एक छोटे से शहर में, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगा। हम दोनों को फ़ोटोग्राफी का शौक़ है और लंबी ड्राइव्स पर जाने का भी। जब हम गाड़ी में म्यूज़िक चलाकर मज़े लेते हुए अपना सफ़र करते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। एक दिन हमने डिसाइड किया कि दोनों चीज़ों को मिलाकर एक एडवेंचर पर निकला जाए, यानी कि फ़ोटोग्राफी और एक लंबी लॉन्ग ड्राइव। करीबन 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद हम एक छोटी सी बस्ती तक पहुंच गए। वहां हमने एक पुराना छोड़ा हुआ गोदाम देखा। हमने कोई बोर्ड नहीं देखा वहां पर लगा कि दाखिला मना है या इस जगह पर जाना मना है, तो सोचा कि एक्सप्लोर करने का मज़ा आएगा। गोदाम का रंग हल्का सुर्ख था और बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे थोड़ा सा खुले हुए थे। पेंट झूल चुका था और लकड़ी काफ़ी पुरानी लग रही थी, मगर दीवारें अब भी मजबूत थी, इसलिए मुझे अंदर जाने से कोई डर नहीं लगा। मुझे पुरानी जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक़ है और मैं इससे भी करीब बिल्डिंग्स में जा चुका हूँ। जैसे ही हम अंदर गए किसी तरह हम सीधा बेसमेंट तक पहुँच गए। वहाँ जाते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बेसमेंट में हर तरफ खिलौने और फर्नीचर भरे हुए थे। माहौल बहुत ही करीबी लग रहा था और मेरे कज़न को भी वही महसूस हुआ। हम दोनों को कुछ ठीक नहीं लग रहा था इस जगह। गोदाम के पीछे एक बड़ा सा मकई का खेत था जो बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे तक जाता था। लंबी मकई की बालियां हल्की हवा में हिल रही थी जो एक अजीब सी खामोशी और डर का एहसास दे रही थी। हमने सोचा कि शायद क्रिएटिव फोटोज़ लिए जाएं, तो हम मकई के खेत में चल दिए। मैंने अपने कज़न की कुछ तस्वीरें खींची जब वो मकई की बेलों के बीच खड़ा था। धूप पत्तों में से गुजरती हुई लंबी छाँव बना रही थी। फिर हमने डिसाइड किया कि अब वापस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। जैसे ही मैं मकई के पहले कटर में से निकल रहा था, मेरी नज़र ज़मीन पर कुछ अजीब सी चीज़ पर पड़ी। पहले मुझे लगा कि कोई लकड़ी का टुकड़ा या कचरा होगा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो एक हड्डी का टुकड़ा था। वो आधा मिट्टी में दफन हुआ था। मैं वहीं का वहीं जम गया उस हड्डी को देखते हुए। मेरा दिमाग भी समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि ये इंसानी हड्डी भी हो सकती है। मैं हड्डी को घूरता रहा, सोचता रहा कि क्या ये वाकई इंसानी हड्डी है या किसी जानवर की। मैंने आसपास देखा और मुझे घबराहट होने लगी। ज़मीन पर और भी हड्डियाँ बिखरी हुई थी। ये हड्डियाँ किसी हिरन की नहीं लग रही थी। ये हड्डियाँ बहुत बड़ी थी। मैंने ज़ोर से अपने कज़न को आवाज़ दी जो गाड़ी के पास पहुंच गया था और उसे वापस बुला लिया। हम दोनों ने मिलकर ज़मीन पर ध्यान से देखना शुरू किया। जितना ज़्यादा हम देखते गए उतनी ज़्यादा हड्डियाँ मिलती गईं।
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैंने कॉलेज में इंसानी जिस्म का मुताला किया है, तो मुझे इंसानी हड्डियाँ पहचानना आती हैं। तो मुझे वाकई घबराहट होने लगी। हमने समझा कि ये बात सीरियस है, इसलिए फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया। जब तक पुलिस आई हम गाड़ी में बैठकर कांप रहे थे और सोच रहे थे कि हमने अभी अभी क्या देखा है। वो 15 मिनट हमारा पूरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा लंबे लग रहे थे। मगर फिर 2 पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले हमारे साथ खेत और एक करीबी कचरे के ढेर तक चले। पहले तो वो लोग हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। मुझे याद है कि एक पुलिस वाले ने कहा, शायद ये किसी हिरन का ढांचा हो सकता है। मगर फिर जब हम कचरे के ढेर को देख रहे थे, मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी जो मेरी रूह तक हिला गई। एक पूरा रिब केज कचरे में पड़ा हुआ था। ये देखकर कोई शक नहीं था कि ये इंसानी ढांचा है। मैंने पुलिस वालों को ये दिखाया और दोनों ऑफिसर्स फ़ौरन रुक गए। उनका रवैया बिल्कुल बदल गया और उन्हें समझ आ गया कि ये कोई जानवर की हड्डियाँ नहीं हैं। पुलिस वालों ने हमें कहा कि हमें वहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि अब फोरेंसिक टीम को बुलाया जा रहा था ताकि सबूत जमा किए जा सके। हम दोनों पूरी तरह से हिले हुए थे। समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या हो गया। जब हम गाड़ी में वापस जा रहे थे, मेरी नज़र गोदाम के दरवाजे के पास एक दाखिला मना है वाले बोर्ड पर पड़ी। मुझे यकीन है पुलिस वालों ने भी ये साइन देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे ये कोई बात ही नहीं थी। जाते हुए हमने पुलिस वालों को अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी, मगर उसके बाद हमें कभी कोई खबर नहीं मिली। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।